हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप भी झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता परीक्षा 2026 को पास करना चाहते हैं तो यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। परीक्षा 5 जुलाई को है, बहुत कम समय बचा हुआ है, बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहिए आपको। तो आज हम आपके लिए 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों का सुपर प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं। आप इसको सॉल्व कीजिए और अपने मार्क्स को बढ़ाने का प्रयास कीजिए। चलिए तो इसको शुरू करते हैं। हाइग्रोमीटर का प्रयोग खालिस्तान को मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शंस हैं सापेक्ष आर्द्रता, दूध की गुणवत्ता, द्रव का विशिष्ट घनत्व या पानी की गहराई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए सापेक्ष आर्द्रता। हाइग्रोमीटर का उपयोग वायुमंडल में मौजूद सापेक्ष आर्द्रता यानी कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी या नमी को मापने के लिए किया जाता है। फिर दूध की गुणवत्ता को नापना हो तो लैक्टोमीटर का यूज होता है, और द्रव का विशिष्ट घनत्व अगर मापना हो तो हाइड्रोमीटर का प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? तो ऑप्शंस हैं सूचना का अधिकार, काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार या मकान का अधिकार। तो सही आंसर है शिक्षा का अधिकार। ठीक है, शिक्षा का अधिकार जो है उसको हम लोग मौलिक अधिकार के अंतर्गत रखते हैं। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 21A जोड़ा गया। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन सॉल्व कीजिए तो उसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी जरूर इकट्ठा कीजिए ताकि उससे रिलेटेड अगर कुछ दूसरा क्वेश्चन आए तो आप तुरंत फंस ना जाएं। ठीक ना, तो ये जो शिक्षा का अधिकार है इसके बारे में बताया जा रहा है कि 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 21A जोड़ा गया, जिसके तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बनाया गया। यह एक वैश्विक मानव अधिकार भी है। ठीक है, तो इतना याद रहना है आपको कि क्या में है ये भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 21A जो जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा। ठीक है, उम्र कितना है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा एक मौलिक अधिकार बनाया गया है ना। तो इतना पॉइंट आपके माइंड में जरूर होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित की सिफारिश की। पढ़िए, पंचायती राज की त्रिस्तरीय सरकार की, पंचायती राज के द्विस्तरीय सरकार की, पंचायती राज के एकल स्तरीय सरकार की या पंचायती राज के बहुस्तरीय सरकार की। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका, पंचायती राज के द्विस्तरीय सरकार। ठीक है, अशोक मेहता समिति जो था वो 2 स्तर के बारे में कहा था। ठीक है, वर्ष 1977 में गठित अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के द्विस्तरीय मॉडल, उसमें क्या क्या होना चाहिए था, मंडल पंचायत और जिला परिषद, है ना, की सिफारिश की थी। जबकि बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय सरकार की वकालत की थी। और अभी हम लोग त्रिस्तरीय वाला चलते हैं। इसका मतलब है कि बलवंत राय मेहता समिति जो अनुशंसा किए थे उसी पर अभी हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिरों के गर्भगृहों में निम्न में से क्रमशः किन देवताओं की पूजा होती है? तो बद्रीनाथ और केदारनाथ जैसा नाम है वैसे हम लोग अपने हिंदू धर्म में समझते हैं। तो देखिए, बद्रीनाथ विष्णु और केदारनाथ शिव, है ना। तो कहाँ लिखा हुआ विष्णु और शिव? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है, तो ये सही आंसर हो जाएगा। देखिए व्याख्या थोड़ा बहुत हम जरूर लाए हैं ताकि आपके माइंड में चीजें बैठे। उत्तराखंड में स्थित अलकनंदा नदी के तट पर बद्रीनाथ मंदिर भगवान विष्णु, ठीक है, भगवान विष्णु को समर्पित है। जबकि मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है जहां भगवान शिव की पूजा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प है, राष्ट्रीय पुष्प के बारे में पूछ रहा है, तो ये सही आंसर हो जाएगा इसका कमल, ऑप्शन सी। व्याख्या देखिए, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल नेलुम्बो न्यूशिफेरा है, इसका बॉटनिकल नेम है। ठीक है, यह भारतीय संस्कृति में पवित्रता, उर्वरता और लंबे जीवन का प्रतीक माना जाता है। देखिए ये क्वेश्चन हार्ड नहीं है कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है, लेकिन चलिए यहाँ एक जानकारी तो आपको मिला कि इसको बोलते हैं नेलुम्बो न्यूशिफेरा, इसका बॉटनिकल नेम है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, CR दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी बनाई, कब बनाई ये आपसे पूछ रहा है। तो ऑप्शन बी सही है, सहयोग असहयोग आंदोलन के बाद। आप लोग को पता है चौरी चौरा कांड होने के बाद महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए थे, जिसके वजह से लोगों में बहुत असंतुष्टि था। उसी समय चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने जनवरी 1923 में इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की गठन किया, है ना। और उस समय महात्मा गांधी इस चीज़ के लिए मान गए क्योंकि वो कांग्रेस में कोई भी तरह का विभाजन नहीं चाहते थे। ठीक है, तो ये कांग्रेस पार्टी से अलग ना होकर के कांग्रेस के ही अंदर में
चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी ने 1923 में इलाहाबाद में स्वराज पार्टी के गठन किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सिखों का अंतिम गुरु निम्न में से कौन थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के 10वें और अंतिम मानव गुरु थे। इन्होंने ही 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी और इसके बाद गुरु ग्रंथ साहिब को ही सिखों का शाश्वत गुरु घोषित किया गया। इसका मतलब है कि 10वें गुरु जो हमारे गुरु गोविंद सिंह जी हैं, उनके बाद कोई भी मानव गुरु नहीं हुए, है ना। चलिए नेक्स्ट है, गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा कौन सा था? तो इसका सही आंसर है राजेंद्र चोल। चोल वंश के प्रतापी राजा राजेंद्र चोल प्रथम ने उत्तर भारत पर सफल सैन्य अभियान चलाया था और गंगा जल लाकर अपनी नई राजधानी, जिसका नाम था गंगैकोंडचोलपुरम, की स्थापना की तथा स्वयं को गंगैकोंड चोल, गंगा को जीतने वाला घोषित किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है लगभग, तो ये कितना है इसका ऊंचाई? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 8,850 मीटर। क्यों? माउंट एवरेस्ट की आधिकारिक ऊंचाई जो बोले, ठीक है, वो है 8,848.86 मीटर, जो लगभग 8,850 मीटर के निकटतम विकल्प के रूप में स्वीकृत किया जा सकता है। इससे हम लोग ऑप्शन सी लेके चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है? तो ऑप्शन सी है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, कैसी अर्थव्यवस्था है हमारे? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत में एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है जहां सार्वजनिक क्षेत्र यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर और निजी क्षेत्र यानी कि प्राइवेट सेक्टर दोनों एक साथ मिलकर सह अस्तित्व में कार्य करते हैं, है ना। नेक्स्ट है, ठोस अपशिष्ट को निचले स्तर के क्षेत्र में फेंक कर ऊपर से मिट्टी डाल देने को क्या कहते हैं? ठीक है, पहले कचरा सारा फेंक दें, उसके ऊपर मिट्टी से उसको ढक दें, तो उसको क्या कहिएगा? उसको कहेंगे सैनिटरी लैंड फिलिंग, ओपन डंपिंग, कंपोस्टिंग, इंसीरेशन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सैनिटरी लैंड फिलिंग। ठीक है, शहरी ठोस कचरे के सुरक्षित निपटान के लिए कचरों को निचले गड्ढों में दबाकर रोजाना मिट्टी या प्लास्टिक की परत से ढकने की वैज्ञानिक प्रक्रिया को सैनिटरी लैंड फिलिंग कहते हैं, ताकि दुर्गंध और प्रदूषण को रोका जा सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा का बंदरगाह है? बंदरगाह समझते हैं, तो बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, लोथल। गुजरात के भाल क्षेत्र में भोगवा नदी के तट पर स्थित लोथल सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा संस्कृति का एक प्रमुख और प्राचीन गोदीबाड़ा या कृत्रिम बंदरगाह, या इसी को डॉकयार्ड कहिए इंग्लिश में, ये था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कल्हन की पुस्तक का नाम क्या है? तो कल्हन की पुस्तक का नाम था राजतरंगिणी। 12वीं शताब्दी में कल्हन द्वारा रचित राजतरंगिणी संस्कृत भाषा में लिखा गया एक ऐतिहासिक ग्रंथ है, जिसमें प्राचीन काल से लेकर मध्य काल तक के कश्मीर के राजाओं का विस्तृत इतिहास वर्णित है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि मलेशिया की राजधानी कौन सी है? ठीक है, तो ये कौन सी है? ये है कुआलालंपुर। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, कुआलालंपुर मलेशिया की आधिकारिक और शाही राजधानी है, जबकि पुत्रजया, ये जो पुत्रजया है वो देश का प्रशासनिक केंद्र और संघीय सरकार का आसन है। ठीक है, तो जब भी आपसे राजधानी पूछे तो कुआलालंपुर ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। देखिए इस बार भी जेपीएससी में एक क्वेश्चन पूछ लिया था, इसलिए ध्यान रखेंगे। ये सब क्वेश्चन ऐसा है जो कभी लाइफ में पुराना नहीं हो सकता, है ना, बार बार पूछा जाएगा, बहुत बार पूछा जाएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। 29 अगस्त 1947 को गठित संविधान सभा की 7 सदस्यीय प्रारूप समिति, जिसको हम लोग ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं, के अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर थे, जिन्हें भारतीय संविधान का मुख्य निर्माता माना जाता है। नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन, भारत में संघ शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो देखिए ऑप्शन के हिसाब से, क्योंकि क्वेश्चन पुराना है तो 7 आंसर लगा हुआ है इसमें, लेकिन आप जानिएगा 2026 की स्थिति के अनुसार भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, ये पुराना क्वेश्चन था इसलिए 7 इसमें है ना। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन, मैकमोहन रेखा भारत तथा इस देश के बीच की सीमा रेखा है। तो याद है ये हम लोग को चीन का है ना, चीन और भारत के बीच में जो रेखा है वही मैकमोहन रेखा भारत और तिब्बत चीन के मध्य पूर्वी सीमा को निर्धारित करती है। इसे 1914 के शिमला समझौते के तहत सर हेनरी मैकमोहन द्वारा खींचा गया था, इसलिए उन्हीं के नाम पर इसको
रखा गया मैकमोहन रेखा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी, यानी कि शुरू में कौन सा था। तो ये है ऑप्शन सी राजगिरी, या किसी को गिरिब्रज कहते हैं। ठीक है, चलिए इसका व्याख्या थोड़ा देख लें ताकि हम लोगों को ये थोड़ा दिमाग में बैठ जाए। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार के समय मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी राजगिरी या गिरिब्रज थी, जो पहाड़ियों से सुरक्षित थी। बाद में राजा उदयन ने गंगा और सोन के संगम पर पाटलिपुत्र शहर बसाकर राजधानी स्थानांतरित कर दी थी। ठीक है, तो अगर कभी पूछे कि पाटलिपुत्र को अपना राजधानी बनाने वाला पहला राजा कौन था, तो उदयन था। ठीक है, और बिंबिसार सबसे पहले राजगिरी या गिरिब्रज को बनाया था। ठीक है, बिंबिसार और बिंदुसार में डिफरेंस रखिएगा। बिंबिसार हर्यक वंश का है। ठीक है, और बिंदुसार जो है वो कौन है, वो चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा है और वो मौर्य वंश का राजा है। तो बिंदुसार और बिंबिसार में कभी भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए आत्माराम पांडुरंग। अब देखिए 2-3 नाम आपको इससे रिलेटेड याद होना चाहिए प्रार्थना समाज के। ठीक है, 1867 में बॉम्बे में आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना सामाजिक व धार्मिक सुधारों को बढ़ावा देने हेतु की गई थी। तो अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछ ले कि किसकी प्रेरणा से प्रार्थना समाज की संस्थापना हुई थी या स्थापना हुई थी, तो याद रखेंगे आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से। स्थापना कौन किए, संस्थापक कौन हुए, आत्माराम पांडुरंग हुए। ठीक है, लेकिन फिर क्या हुआ कि आगे चलकर महादेव गोविंद रनाडे इसके बहुत फेमस कार्यकर्ता में रहे। कार्यकर्ता क्या कहें, बिल्कुल इससे जुड़े में आप बहुत जगह महादेव गोविंद रनाडे के बारे में भी सुनेंगे। कभी पूछ ले कि महादेव गोविंद रनाडे किससे जुड़े हुए थे, तो प्रार्थना समाज से जुड़े हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है गीता रहस्य। बाल गंगाधर तिलक ने म्यांमार के मांडले जेल में कारावास के दौरान श्रीमद् भगवत गीता रहस्य या फिर गीता रहस्य नामक महान ग्रंथ लिखा था। और याद एक और पुस्तक का नाम लिख दिया है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू की कृति है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी है, कृति है जवाहरलाल नेहरू जी की। ठीक है, और अगर गीता रहस्य पूछा तो हम लोग बताएंगे बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया था क्योंकि जैसे देखिए हम लोग 26 जनवरी को अपना गणतंत्र दिवस मनाते हैं, लेकिन जब हम लोग का 26 नवंबर को ही पूरा का पूरा संविधान बन के तैयार हो गया था, तो फिर क्यों रुके, उसी दिन लागू कर देते। नहीं, उस दिन नहीं लागू हुआ और 26 जनवरी का दिन तय किया गया। क्यों किया गया, यही आपको 4 ऑप्शन दिया गया। पहला है कि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। दूसरा है कि इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। फिर सी है कि यह एक शुभ दिन था, और उपरोक्त डी है कि कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए है। ठीक है, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। कांग्रेस ने इस तिथि को मतलब कि 26 जनवरी को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। लाहौर अधिवेशन 1929 के पूर्ण स्वराज्य प्रस्ताव के बाद कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में पहला पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया था। इसी ऐतिहासिक महत्व को बनाए रखने के लिए 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण रूप से लागू कर गणतंत्र की घोषणा की गई थी। ठीक है, इसी को ऐतिहासिक बनाने के लिए कि कभी हम लोग इस डेट को भूले नहीं, हमेशा इसको सेलिब्रेट करते रहा जाए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कि हेबियस कॉर्पस रिट जारी की जाती है। तो इसका सही आंसर आप लोग सब जानते हैं, इसके बारे में सब पढ़े हैं। दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी, बंदी प्रत्यक्षीकरण हेबियस कॉर्पस टू हैव द बॉडी रिट तब जारी की जाती है जब किसी व्यक्ति को पुलिस या किसी निकाय द्वारा गैर कानूनी या अवैध रूप से हिरासत में ले लिया गया हो। न्यायालय बंदी को सशरीर पेश करने का आदेश देता है ना। यही है हम लोग का बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला क्वेश्चन है कौन सी खनिज एल्युमिनियम का अयस्क है। तो इसका सही आंसर तो ऑप्शन बी हो जाएगा बॉक्साइट। देखिए बॉक्साइट आंसर हो गया। एल्युमिनियम धातु का मुख्य प्राकृतिक अयस्क है, जबकि हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और सीडेराइट आयरन के प्रमुख अयस्क हैं। एकदम याद रखिएगा, अयस्क से भी क्वेश्चन बनता ही बनता है। वायुमंडलीय हवा में सबसे प्रचुर घटक है, तो सबसे प्रचुर मतलब सबसे ज़्यादा कौन है, तो नाइट्रोजन है। ठीक है, पृथ्वी के वायुमंडल में शुष्क हवा के आयतन के अनुसार सबसे प्रचुर मात्रा नाइट्रोजन गैस लगभग कितना है 78.08%।
इसके बाद ऑक्सीजन का नंबर आता है और ये है लगभग 20.95%। इसलिए कभी नहीं, जनरली आप 21% लिखा हुआ देखते हैं, है ना, कि ऑक्सीजन कितना है 21%, क्योंकि ये 20.95 है तो उसको 21% लिख के चलते हैं। और तीसरे स्थान पे ऑर्गन आता है, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे, द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट बुक है। चलिए, इसका आंसर है विमल जलान। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि अपने आरबीआई के पूर्व गवर्नर डॉक्टर विमल जालान ने देश के आर्थिक और राजनीतिक परिदृश्य व शासन व्यवस्था पर केंद्रित द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां तक कृषि मंत्रालय के सरकारी वर्गीकरण का संबंध है, भारत में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? तो इसका आंसर है 127। कितना? 127। व्याख्या पढ़ेंगे इसका। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना के तहत भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर भारत को कुल 127 कृषि जलवायु क्षेत्रों यानी कि एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में वर्गीकृत किया गया है। योजना आयोग के अनुसार मैक्रो स्तर पर 15 मुख्य क्षेत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुचेता कृपलानी। स्वतंत्रता सेनानी सुचेता कृपलानी वर्ष 1963 में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी, जो न केवल उत्तर प्रदेश की बल्कि स्वतंत्र भारत के किसी भी राज्य की बागडोर संभालने वाली प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। ठीक है, एकदम याद रखिएगा। कभी आपसे पूछे कि भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो सुचेता कृपलानी। पूछ ले कब बनी थी, तो 1963 में। कहाँ की मुख्यमंत्री बनी थी, तो उत्तर प्रदेश के। इसीलिए व्याख्या बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए हम लोग व्याख्या से सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं 2-4 क्वेश्चन ज़्यादा जान पाते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन पूछता है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट, ठीक है, पहला ऑप्शन बता रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का आधार बना। दूसरा है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का आधार बना। तीसरा है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बना। और चौथा है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 का आधार बना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की जो रिपोर्ट थी वो भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बना। ठीक है, तत्कालीन भारत सचिव एडविन मॉन्टेग्यू और वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड के सुधार प्रस्तावों के आधार पर ब्रिटिश संसद द्वारा भारत सरकार अधिनियम 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 पारित किया गया था, जिसने प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है? तो ये है आपका ऑप्शन डी, भारत छोड़ो। 8 अगस्त 1942 को बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक मैदान से भारत छोड़ो आंदोलन का शंखनाद करते हुए महात्मा गांधी ने देश की जनता को करो या मरो का ऐतिहासिक नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के बड़े राज्य बताइए, सबसे पहला, दूसरा, तीसरा। तो इसका सही आंसर तो ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा राजस्थान है और पहले नंबर पे राजस्थान दिया, तो हम लोग उसको टिक लगाएंगे। भौगोलिक क्षेत्रफल के आधार पर वर्तमान भारत के शीर्ष 3 राज्य क्रमशः राजस्थान जो पहला है क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश का नंबर आता है, तीसरे पे आता है महाराष्ट्र। 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से राष्ट्र ने नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय को 10 लाख रुपए यानी कि 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुदान दिया? तो चीन दिया था उस समय। ठीक है, चलिए, प्राचीन बौद्ध शिक्षा केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय के पुनरुद्धार और आधुनिक नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के समय सदस्य देशों के सहयोग के तहत चीन ने शैक्षणिक सुविधाओं और पुस्तकालय के निर्माण हेतु 1 मिलियन डॉलर का वित्तीय अनुदान प्रदान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमाइका का मुख्य निर्यात क्या है? यानी कि जमाइका क्या बहुत ज़्यादा उगाता है या उत्पादन करता है कि वो उसको बेचता है, निर्यात करता है? तो इसका सही आंसर है चीनी। सुनिए, कैरेबियाई द्वीप देश जमाइका के कृषि आधारित निर्यातकों में या निर्यातों में ऐतिहासिक रूप से चीनी है, और चीनी के साथ उसका उप उत्पाद होता है रम। तो दोनों को ये बेचने में बहुत बड़ा योगदान समाज में दे रहा है, या सभी इंटरनेशनल में दे रहा है। यद्यपि इसके सबसे बड़े खनिज निर्यात में बॉक्साइट और एल्यूमिना शामिल हैं। अगर खनिज में बात करेंगे तो ये बॉक्साइट भी बहुत भारी मात्रा में निर्यात कर रहा है और एल्यूमिना भी। अगला क्वेश्चन है, तांबा के देश कंट्री ऑफ कॉपर के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जाम्बिया। अफ्रीकी महाद्वीप के मध्य दक्षिण में स्थित देश जाम्बिया को अत्यधिक तांबा उत्पादन और विशाल भंडारों के कारण ऐतिहासिक रूप से तांबा देश कंट्री ऑफ कॉपर के उपनाम से जाना जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलेंगे,
33 क्वेश्चन हो गए हैं ना। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, कौन सी भाषा दाएं से बाएं लिखी जाती है? ठीक है, तो देखिए अभी आप इसको टिक लगा लीजिए हिब्रू, फिर हम आपको बताते हैं। सामी भाषा परिवार की भाषाएं जैसे कि हिब्रू हो गया और अरबी, ये लिपियां सामान्यतः दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है, मतलब इधर से लिखना शुरू करेंगे ऐसे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और जबकि ग्रीक, रूसी और सामान्य चीनी जो भाषा है वो बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। तो बाईं से दाईं मतलब यहाँ से लिखना चलेंगे, इधर की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए येन मुद्रा। येन मुद्रा है, किसकी मुद्रा है? जापान की मुद्रा है। येन जो है जापान की आधिकारिक मुद्रा है। यह अमेरिकी डॉलर और यूरो के बाद वैश्विक विदेशी मुद्रा बाजार में तीसरी सबसे बड़ी आरक्षित मुद्रा के रूप में कारोबार करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार में सोना का बृहत्तम ऐतिहासिक उत्पादक इनमें से कौन रहा है? तो इसका सही आंसर है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका के खान से ही सोना निकाला जाता है, ये अभी भी हम लोग जानते हैं। ऐतिहासिक रूप से वैश्विक स्वर्ण उत्पादन में दक्षिण अफ्रीका का दबदबा रहा है। यहाँ का विट वाटरसरैंड बेसिन दुनिया का सबसे बड़ा स्वर्ण खनन क्षेत्र माना जाता है, जिसने इतिहास में सर्वाधिक सोने का उत्पादन किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोल्गा नदी बहती है और अंततः गिरती है, कहाँ गिरती है? तो ऑप्शन सी सही है, कैस्पियन सागर में। वोल्गा नदी यूरोप और रूस की सबसे लंबी तथा सबसे जल प्रचुर नदी है। यह वालदाई पहाड़ियों से निकलकर रूस के भूभाग से बहती हुई अंततः कैस्पियन सागर, एक विशाल अंतर्देशीय झील या सागर में विलीन हो जाती है। ठीक है, नाम है इसका कैस्पियन सागर, लेकिन झील है, एक सागर नहीं है ये। ठीक ना, चलिए भूभाग के भौगोलिक क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का दूसरा बृहत्तम देश, तो ये है कनाडा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में रूस है। रूस के ठीक बाद दूसरे स्थान पर कनाडा का नंबर आता है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका तीसरे और चीन चौथे स्थान पर आता है। अगला क्वेश्चन है, जापानी लोग अपने देश को मूल भाषा में किस नाम से पुकारते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, निप्पन। क्या कहते हैं? निप्पन कहते हैं। ठीक है, जापानी लोग स्वदेशी भाषा में अपने देश को निप्पन या निहोन कहते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सूर्य का मूल अथवा सूर्योदय का देश। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, तो ये कैनबरा है। कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय राजधानी है। सिडनी और मेलबर्न शहरों के बीच विवाद को सुलझाने के लिए एक समझौते के तहत इस योजनाबद्ध शहर को राजधानी के रूप में चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग, झारखंड राज्य। अब हम लोग के झारखंड राज्य से इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस होंगे उसको हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, झारखंड में लोकसभा क्षेत्रों की कुल संख्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी बोल रहे ए, 14। ठीक है, झारखंड राज्य में भारतीय संसद के निचले सदन यानी लोकसभा की कुल 14 सीटें आवंटित है, जिनमें से 5 सीटें अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के लिए, 1 सीट एससी के लिए और 8 सीटें अनारक्षित हैं। राज्यसभा की यहाँ 6 सीटें हैं। एक क्वेश्चन में कितना कुछ आप जान गए है ना। 5 सीटें किन के लिए हैं? एसटी के लिए, 1 सीट एससी के लिए और 8 सीट अनरिजर्व है, यूआर। राज्यसभा की 6 सीट हो गए। ठीक है, और लोकसभा का 14 सीट हो गया। चलिए आगे, झारखंड में भगीरथ, दुबई गोसाई और पटेल सिंह के नेतृत्व में खरवार विद्रोह कब हुआ था? तो इसका सही आंसर है 1862-63 में। ठीक है, खरवार या खेरवार आंदोलन संथाल परगना में भूमि राजस्व प्रणालियों और स्थानीय उत्पीड़न के खिलाफ हुआ था। इसके एक प्रारंभिक और हिंसक चरण का नेतृत्व भागीरथ मांझी, दुबई गोसाई आदि ने 1862-63 के आसपास किया था। इसका मुख्य प्रसिद्ध सामाजिक सुधार चरण 1874 में तीव्र हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलेंगे। झारखंड के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? तो ये हम लोग को सबको याद है, 15 नवंबर 1875 ईस्वी। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को रांची वर्तमान खूंटी जिले के उलिहातू गांव में हुआ था। इन्हीं के जन्म दिवस की पावन स्मृति में 15 नवंबर 2000 को पृथक झारखंड राज्य का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इन द शैडोज ऑफ स्टेट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बुक का नाम क्या है? इन द शैडोज ऑफ स्टेट। तो इसका सही आंसर है डी, अल्पा साहा। इन द शैडोज ऑफ द स्टेट, इंडिजीनस पॉलिटिक्स, इन्वायरमेंटलिज्म एंड इंसर्जेंसी इन झारखंड
2010 नामक चर्चित पुस्तक की लेखिका प्रख्यात मानव विज्ञानी अल्पा साहा हैं। इसमें उन्होंने कोलांचल और झारखंड के आदिवासी क्षेत्रों की जमीनी राजनीति का विश्लेषण किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। क्वेश्चन नंबर 45 है, 7 जनजातीय जिलों के औद्योगिक विकास हेतु प्रयासरत झारखंड के स्वायत्त निकाय का क्या नाम है? तो यह हम लोग जानते हैं रियाडा है, रांची औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, ऑप्शन ए, यही आंसर हो जाएगा। देखिए व्याख्या सुनिए। रांची, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, खूंटी जैसे दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल के जनजातीय झीलों के योजनाबद्ध औद्योगिक संवर्धन के लिए स्वायत्त निकाय के रूप में रियाडा, रांची इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी कार्यरत है या कार्य कर रहा है, जिसे अब बृहत रूप में जियाडा के तहत समाहित किया गया है ना। जियाडा, बियाडा, स्प्याइडा सब है ना, सबके बारे में जानना चाहिए। चलिए 46 नंबर, झारखंड सरकार की उस योजना का नाम बताइए जिसमें विश्व बैंक की सहायता से 14 से लेकर के 24 आयु वर्ग की लड़कियों व युवतियों को सामाजिक व आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, तेजस्विनी। झारखंड सरकार की तेजस्विनी योजना विश्व बैंक के वित्तीय सहयोग से संचालित एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्देश्य 14 से लेकर 24 वर्ष की किशोरियों और युवतियों को कौशल प्रशिक्षण, जीवन कौशल और बुनियादी शिक्षा देकर आत्मनिर्भर व सशक्त बनाना है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में प्रसिद्ध त्रिकुट चोटी कहाँ स्थित है? त्रिकुट पहाड़ी के बारे में सब सुने थे और वहाँ रोपवे गिर गया था, वो भी सुने थे। तो ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, है ना। त्रिकुटांचल या त्रिकुट पर्वत झारखंड के देवघर जिले में दुमका रोड पर स्थित एक अत्यंत प्रसिद्ध धार्मिक व पर्यटन स्थल है। यहाँ प्रसिद्ध रोपवे भी स्थापित है और मान्यता है कि यहाँ रावण का विमान रुका था। ठीक है, रावण का विमान हेलीपैड जो था यहाँ रुका था, ऐसा माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में प्रसिद्ध दशम जलप्रपात जो है, दशम फॉल्स की उत्पत्ति किस नदी से होती है? तो ये होता है कांची नदी से। देखिए प्रसिद्ध दशम जलप्रपात रांची जिले के बुंडू ब्लॉक के पास स्थित है। याद रखिएगा, रांची जिले के किस ब्लॉक के अंतर्गत आता है? बुंडू। इस सुंदर जलप्रपात का निर्माण स्वर्णरेखा नदी की सहायक नदी कांची नदी के तीव्र ढलान से गिरने के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर, लातेहार जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 4291 वर्ग किलोमीटर। पलामू जिले से विभाजित होकर 4 अप्रैल 2001, याद रखिएगा ठीक, कब? 4 अप्रैल 2001 को अस्तित्व में आए लातेहार जिले का कुल आधिकारिक भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग 4291 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, यह जिला अत्यधिक वनाच्छादित और नेतरहाट हिल स्टेशन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे। झारखंड के धातु कार्य करने वाले श्रमिकों के लिए प्रसिद्ध है, जो शानदार डिजाइनों के सुंदर चौड़े कंगन बनाते हैं, जिन्हें कहा जाता है, क्या कहते हैं इनको? इनको चूर कहते हैं। देखिए कंगन वो हाथ में पहनने वाला, उसको हम लोग चूड़ी कहते हैं, तो जो बना रहा है उसको चूर कहेंगे। सिंपल, याद करने में आराम होगा। झारखंड की पारंपरिक आभूषण कला में कांसे व पीतल के धातु कार्य करने वाले कारीगरों, मल्हार कंसारी जनजातियों द्वारा हाथ की कलाई पर पहनने के लिए बनाए जाने वाले सुंदर नक्काशीदार पारंपरिक चौड़े कंगन को चूर कहा जाता है। चलिए अगला है, मुगल काल के दौरान झारखंड राज्य को किस नाम से पुकारा जाता था? ये लोग थे जो कुकरा, खुखरा, खोखरा कहते रहते थे। ठीक है, तो यहाँ तो एक है जिसको हम लोग टिक लगा सकते हैं, कुकरा। तुजुके जहांगीरी, आयने अकबरी तथा अन्य मध्यकालीन मुगल वृत्तांतों में झारखंड के छोटानागपुर क्षेत्र को मुख्य रूप से कुकरा या कोकरा या खोखरा नाम से संबोधित किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे। झारखंड राज्य में पुरुषों द्वारा त्योहारों और शादियों आदि समारोहों के स्वागत अवसर पर तलवार और ढाल के साथ कौन सा नृत्य किया जाता है? तो देखिए पाइका होना चाहिए, पाइका इससे लिखते हैं, ठीक ना, ये पाइका लिख दिया है। ठीक है, देखिए पाइका झारखंड का एक अत्यंत ओजपूर्ण पारंपरिक मार्शल आर्ट लोक नृत्य है। इसमें पुरुष नर्तक सैनिक वेशभूषा धारण करके एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में ढाल लेकर अत्यंत फुर्ती के साथ युद्ध कला का प्रदर्शन करते हैं। ठीक है, ये कौन सा नृत्य है? पाइका नृत्य है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के सिलवानुस डुंगडुंग को किस खेल के गौरवशाली पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी के रूप में जाना जाता है? तो देखिए सिलवानुस डुंगडुंग हॉकी। सिमडेगा के रहने वाले सिलवानुस डुंगडुंग भारतीय फील्ड हॉकी के दिग्गज फुलबैक खिलाड़ी हैं। ठीक है, वे वर्ष 1980 के मॉस्को ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले ऐतिहासिक भारतीय
हॉकी टीम के प्रमुख सदस्य थे। उन्हें ध्यानचंद पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। झारखंड का प्रसिद्ध पारसी अग्नि मंदिर कहाँ स्थित है? तो देखिए, एक बात याद रखिएगा, जमशेदपुर। ठीक है, पारसी लोग जनरली, इनका पूरा बस्ती जमशेदपुर में मिलता है, इसीलिए। स्टील सिटी जमशेदपुर में पारसी समुदाय की अच्छी आबादी के कारण वहाँ एक ऐतिहासिक पारसी अग्नि मंदिर, पारसी फायर टेम्पल अगियारी स्थित है, जिसे जुबली पार्क के निकट देखा जा सकता है। ठीक है, ये जो टाटा फैमिली है, ये लोग भी तो पारसी ही थे, तो उस समय ये लोग पारसी समुदाय और भी आए होंगे सब यहाँ काम करने के लिए टाटा समूह में। उसके बाद ये लोग यहीं पे बस गए, इनका पॉपुलेशन आगे बढ़ा होगा और इनका समुदाय जो है फिर अपने लिए एक मंदिर बनाया, वही मंदिर से आपको क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। 1616 ईस्वी में मालगुजारी कर नहीं देने के कारण छोटानागपुर के किस नागवंशी राजा को जहांगीर द्वारा ग्वालियर किले में बंदी बनाया गया था? तो ये दुर्जन साल है और इसके बारे में बहुत क्वेश्चन पूछ चुका है। दुर्जन साल को सबसे पहले कहा गया कि आप मालगुजारी दीजिए, वो देने के लिए नहीं गछा तो उसको उठा करके बंदी बनाकर लेके चला गया। 12 वर्षों तक वहीं पर बंदी बना के रखा। फिर एक वो हीरा का शुद्धता को लेकर चर्चा हुआ और उसमें ही ये सही हीरा का पहचान कर लिए इनको भेज दिया गया। ठीक है, यही कहानी है। देखिए, नागवंशी राजा दुर्जन साल ने जब मुगलों को कर देने से मना कर दिया तो जहांगीर के सेनापति इब्राहिम खान ने उन्हें बंदी बना लिया। देखिए, इस लाइन को पढ़ने का मेरा मतलब है कि आपको याद होना चाहिए कि जहांगीर के सेनापति का नाम इब्राहिम खान था। और अगर कभी आगे बढ़ के क्वेश्चन पूछे तो ये पूछेगा कि जहांगीर उसको किसके द्वारा कहा था कि उसको बंदी बनाना है? तो सेनापति इब्राहिम खान के द्वारा उसको बंदी बनवाया था। ठीक है, तो ये बात याद रखना है। उन्हें 12 वर्षों तक ग्वालियर के किले में कैद रखा गया। बाद में उनके हीरे की शुद्धता परखने के असाधारण गुण से खुश होकर जहांगीर ने उन्हें मुक्त कर शाह की उपाधि दी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। झारखंड का पहला चुआड़ विद्रोह कब शुरू हुआ था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी है, 1768 ईस्वी में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जंगल महाल सिंहभूम मानभूम क्षेत्र में प्रवेश और भूमि हड़पने के खिलाफ घटवाल और भूमिज, जिन्हें अंग्रेज हे दृष्टि से चुआड़ कहते थे, आदिवासियों ने जगन्नाथ पातर और श्याम गंजन के नेतृत्व में सबसे पहले 1768-69 में हथियार उठाए थे। देखिए, यही बात है, इन लोगों को अंग्रेज नीचा दिखाने के लिए चुआड़ कहते थे, तो ये लोग खुशी खुशी अपने आप को चुआड़ कह करके चुआड़ विद्रोह का शुरुआत कर लिए। जस्ट लाइक अभी एक वर्ड खूब घूमा, कॉकरोच, है ना, सेम वही हाल हो गया नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन। झारखंड के सबसे पुराने संस्थानों में से एक, जिसे वर्तमान में राज्य ग्रामीण विकास संस्थान कहा जाता है, मूल रूप से किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1954 ईस्वी में। राज्य ग्रामीण विकास संस्थान रांची में स्थित है। लोक सेवकों और पंचायती राज प्रतिनिधियों को प्रशिक्षित करने वाले इस प्रतिष्ठित संस्थान की मूल स्थापना तत्कालीन अविभाजित बिहार में वर्ष 1954 में की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ राज्य झारखंड के सीमांत में किस दिशा में स्थित है? मतलब डायरेक्ट इतना हार्ड वर्ड छोड़िए और बताइए कि आप अगर मैप में देखते हैं तो झारखंड से छत्तीसगढ़ किस दिशा में पड़ता है? तो ये पश्चिम दिशा में पड़ता है। ठीक है, भौगोलिक मानचित्र के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य झारखंड की पश्चिमी और दक्षिणी पश्चिमी सीमा को स्पर्श करता है। झारखंड के गढ़वा, लातेहार, गुमला और सिमडेगा जिले छत्तीसगढ़ की सीमा से सटे हुए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है। 1820-21 में मेजर रफसेस तथा 1837 ईस्वी में कैप्टन विल्किंसन के सैन्य नेतृत्व में किस स्थानीय विद्रोह को बर्बरता से दबा दिया गया था? ठीक है, तो ये याद रखिएगा, हो विद्रोह को, दोनों का नाम याद रखिएगा, याद हो जाएगा। 1820-21 में मेजर रफसेस और 1837 में कैप्टन विल्किंसन, ये लोग दबाए थे किसको? हो विद्रोह को। कोल्हान सिंहभूम क्षेत्र के स्वतंत्रता प्रिय हो जनजातीय लोगों ने राजा पुरहाट और अंग्रेजों के शोषण के विरुद्ध 1820-21 में भयंकर विद्रोह किया था, जिसे मेजर रफसेज की सेना ने क्रूरता से दबाया। बाद में 1837 में कैप्टन विल्किंसन के प्रयासों से कोल्हान को एक अलग प्रशासनिक इकाई, विल्किंसन रूल, लागू करके एक नया प्रशासनिक इकाई बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन से रांची में पैदा हुए भारतीय प्रख्यात तिब्बतविद शासक हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है, निर्मल चंद्र सिन्हा। रांची में जन्मे प्रख्यात भारतीय इतिहासकार, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त तिब्बतविद और लेखक प्रोफेसर निर्मल चंद्र सिन्हा थे। वे गंगटोक यानी सिक्किम स्थित नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ तिब्बतोलॉजी के संस्थापक निदेशक भी रहे हैं। चलिए, उस समय कोई करंट अफेयर में ये घूम रहा होगा, इसीलिए क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। चैत पर्व किस महीने में मूल रूप से खरसावां क्षेत्र में मनाया जाता है?
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अप्रैल। लेकिन देखिए अप्रैल और मार्च दोनों हो सकता है। जैसे सरायकेला खरसावां क्षेत्र का सुप्रसिद्ध चैत पर्व मूल रूप से बसंत उत्सव और प्रसिद्ध छऊ नृत्य के उत्सव से जुड़ा है। यह पर्व मार्च के अंत या मुख्य रूप से अप्रैल के मध्य हिंदू नववर्ष चैत्र वैशाख संधि काल में आयोजित होता है। ठीक है, तो अप्रैल और या मार्च दोनों में से हो सकता है। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने झारखंड की विश्व विख्यात तीरंदाज दीपिका कुमारी को पद्मश्री पुरस्कार से कब सम्मानित किया था? तो ये एक टॉपिक है जो हमेशा इससे एक क्वेश्चन पूछ लेता है, चाहे किसी का पूछे, कभी धोनी का पूछ ले, क्या चाहे कि कोई और कला से जुड़े किसी से पूछ ले, लेकिन जनरली एक क्वेश्चन पूछ लेता है पद्मश्री। तो याद रखिएगा इसका तो आंसर 2016 हो जाएगा। कॉमनवेल्थ गेम्स की स्वर्ण पदक विजेता और पूर्व विश्व नंबर 1 तीरंदाज यानी कि आर्चर रांची की दीपिका कुमारी को खेल के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट वैश्विक योगदान के लिए राष्ट्रपति द्वारा 2016 में भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से नवाजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड से संबंधित निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध भारतीय पत्रकार व राष्ट्रीय टीवी समाचार एंकर है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंजना ओम कश्यप। राष्ट्रीय हिंदी समाचार चैनल आज तक की प्रख्यात मुख्य समाचार एंकर पत्रकार अंजना ओम कश्यप का जन्म और प्रारंभिक शिक्षा रांची में हुई थी। उनके पिता डॉक्टर ओम प्रकाश तिवारी रांची में एक विख्यात चिकित्सक थे। ठीक है, डॉक्टर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धान या चावल जो बोलिए। ठीक है, धान झारखंड राज्य की प्रमुख सर्वमान्य खाद्य फसल है, जिसके अंतर्गत कुल बोए गए कृषि क्षेत्र का लगभग कितने प्रतिशत भाग आता है? तो उसका सही आंसर है 80%। ठीक है, झारखंड की कृषि मुख्य रूप से मानसूनी वर्षा पर आधारित एक फसली प्रकृति की है। ठीक है, मतलब आप साल भर में एक ही फसल लगा पाते हैं। यहाँ के कुल शुद्ध बोए गए कृषि क्षेत्र नेट सोन एरिया के लगभग 80% भूभाग पर केवल धान की मुख्य खरीफ फसल उगाई जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। झारखंड के औद्योगिक राजधानी इंडस्ट्रियल कैपिटल ऑफ झारखंड इनमें से किसे स्वीकार किया जाता है? तो इसका सही आंसर है जमशेदपुर। अब याद रखिएगा, झारखंड की प्रशासनिक राजधानी रांची है, उपराजधानी दुमका है। वहीं देश के पहले सुनियोजित औद्योगिक शहर जमशेदपुर को भारी उद्योगों, टाटा स्टील प्लांट और ऑटोमोबाइल विनिर्माण की प्रचुरता के कारण झारखंड की औद्योगिक राजधानी कहा जाता है। ठीक है, तीनों क्वेश्चन यहीं पे याद हो गया आपको। नेक्स्ट चलेंगे, इनमें से कौन सा मेला हजारीबाग जिले के निकट हरली और सिलावा में हर वर्ष माघ पूर्णिमा में आयोजित होता है? ठीक है, तो ये है आपका ऑप्शन डी, यात्रा मेला या जात्रा मेला कहते हैं। हजारीबाग जिले के निकटवर्ती ग्रामीण अंचलों जैसे हरली और सिलावा आदि में माघ महीने की पूर्णिमा को पारंपरिक उल्लास के साथ यात्रा मेला या स्थानीय में हम लोग जतरा मेला कहते हैं ना, हम लोग यात्रा नहीं, हम लोग में बहुत सारा वर्ड जो है या को हम लोग जा बोलते हैं। जैसे कि यमुना को बहुत लोग से सुनिए बोलेंगे जमुना, है ना, उसी प्रकार से यात्रा मेला को जतरा मेला कहते हैं का आयोजन किया जाता है, जहाँ जनजातीय संस्कृतियों का समागम होता है। अगला क्वेश्चन है, इसांग जग्गी झारखंड के किस प्रख्यात खेल क्षेत्र से जुड़े हुए राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं? नाम क्या है? इसांग जग्गी। तो याद है, रखेंगे, सबको याद होगा, क्रिकेट के हैं। इसांग जग्गी झारखंड के एक प्रमुख दाएं हाथ के बल्लेबाज हैं। उन्होंने घरेलू क्रिकेट रणजी ट्रॉफी में झारखंड टीम का शानदार प्रतिनिधित्व किया है तथा आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीमों का हिस्सा भी रह चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। कच्चे खनिज संसाधनों के विपुल भंडार और औद्योगिकरण संवर्धन की रूपरेखा के आधार पर झारखंड को लगभग कितने प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है? तो आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, औद्योगिक विकास के विकेंद्रीकरण और क्षेत्र प्रबंधन के लिए झारखंड को मुख्य रूप से 4 प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र प्राधिकरणों में बांटा गया है। अभी हम इसके बारे में बोले थे आपको, रियाडा, बियाडा, अयाडा और स्पेयाडा, है ना, संथाल परगना लगा है इसलिए एस लग जाता है ना, तो स्पेयाडा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रांची में। ठीक है, झारखंड राज्य के व्यापारियों, उद्योगपतियों और वाणिज्यिक गतिविधियों की शीर्ष प्रतिनिधि संस्था फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का मुख्यालय और सचिवालय राज्य की राजधानी रांची में स्थित है। ठीक है, तो फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज कहाँ है पूछेगा, तो रांची में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से रामगढ़ का कौन सा राजा
शुरू से लेकर के अंत तक कंपनी या मतलब सरकार यानी अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार ना कर उनका विरोध करता रहा। तो इसका आंसर रटने की जरूरत नहीं है, बहुत बार पढ़े हम लोग, मुकुंद सिंह। रामगढ़ राज्य के प्रतापी राजा मुकुंद सिंह अंग्रेजों के कट्टर विरोधी थे, शुरू से उसका विरोध किए, अंतिम तक विरोध किए, चाहे उनका पूरा राज्य नहीं छिन गया। ठीक है, उन्होंने 1772 में कैप्टन कैमक के नेतृत्व में आई ब्रिटिश सेना की अधीनता और कर देने से स्पष्ट मना कर दिया और जंगलों में जाकर पूरा उम्र मतलब ताउम्र अंग्रेजों के खिलाफ गुरिल्ला संघर्ष जारी रखे। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड में रांची के मोरहाबादी में स्थित मनोरम टैगोर हिल, ठीक है, को मुख्य रूप से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो टैगोर हिल को मोरहाबादी हिल भी कहते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। रांची के मोरहाबादी क्षेत्र में स्थित खूबसूरत पहाड़ी टैगोर हिल को स्थानीय स्तर पर मोरहाबादी हिल के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ रविन्द्रनाथ टैगोर के बड़े भाई ज्योतिन्द्रनाथ टैगोर ने अपना विश्राम गृह और आश्रम बनाया था। ठीक है, ये किन से जुड़ा है? ज्योतिन्द्रनाथ टैगोर से, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर के बड़े भाई हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, संथाली लोक संस्कृति के अंतर्गत प्रसिद्ध दोमटी नृत्य में मूल रूप से किस लोकप्रिय श्रेणी के संगीत का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बिहा संस्कृत, ब्याह या डमकश संगीत। संथाली लोक समाज में दोमटी नृत्य मुख्य रूप से विवाह और सामाजिक मांगलिक उत्सवों में के शुभ अवसर पर किया जाता है, अतः इसमें गाए जाने वाले पारंपरिक गीत और वाद्य विहा या डमकश श्रेणी की संगीत के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 नंबर, पुरातत्वविदों के अनुसार झारखंड क्षेत्र के मानव इतिहास की वास्तविक शुरुआत किस प्राचीन युग से मानी जाती है? तो इसका सही आंसर है ए नंबर, मेसोलिथिक युग या इसे कहिए मध्य पाषाण युग। झारखंड के विभिन्न जिलों जैसे कि हजारीबाग, रांची, सिंहभूम से प्रागैतिहासिक कालीन पत्थर के बारीक औजार और कुल्हाड़ियाँ मिली हैं। पुरातत्वविदों के अनुसार मध्य पाषाण युग यानी कि मेसोलिथिक एरा से ही इस क्षेत्र में मानव बस्तियों और इतिहास का अनवरत साक्ष्य मिलना शुरू हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 74 नंबर, वर्तमान में खनिज लौह अयस्क भंडार आयरन ओर रिजर्व की प्रचुरता के संदर्भ में झारखंड का संपूर्ण भारत में क्या स्थान है? तो इसका आंसर है दूसरा। भारत में हेमेटाइट श्रेणी के कुल लौह अयस्क भंडार आयरन ओर रिजर्व के दृष्टिकोण से ओडिशा प्रथम स्थान पर है, जबकि झारखंड पूरे भारत में दूसरे स्थान पर आता है। यहाँ की सिंहभूम की चिड़िया खदान या चिरैया खदान भारत की सबसे बड़ी लौह अयस्क खदानों में से एक है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, वर्ष 1914 में छोटानागपुर के उरांव आदिवासियों द्वारा जत्रा भगत उरांव के या फिर जत्रा भगत के या जत्रा उरांव के आध्यात्मिक नेतृत्व में शुरू किए गए सुधारवादी अहिंसक आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है ताना भगत आंदोलन। अप्रैल 1914 में गुमला जिले से शुरू हुए ताना भगत आंदोलन का नेतृत्व जत्रा उरांव या जत्रा भगत ने किया था। यह मूल रूप से एकेश्वरवादी कुड़ुक धर्म सुधार आंदोलन था, जो बाद में पूर्णतः अहिंसक रूप से महात्मा गांधी के राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन और असहयोग आंदोलन से जुड़ गया, क्योंकि दोनों कैसे आंदोलनकारी थे? बहुत शांति प्रिय थे, अहिंसा प्रिय थे, हिंसा नहीं करना है। तो दोनों का जब सोच मिलता था तो दोनों एक ही में क्या हो गए, जुड़ गए। चलिए अगला है सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 के दौरान संथाल परगना प्रमंडल में किसके साहसी नेतृत्व में महिलाओं ने संगठित रूप से नमक कानून को चुनौती दी थी? तो इनका नाम जरूर याद रखिएगा, सैल बाबा राय। वर्ष 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान दुमका और संथाल परगना प्रमंडल में श्रीमती सैल बाबा राय के ओजस्वी एवं साहसी नेतृत्व में स्थानीय महिलाओं ने बड़े पैमाने पर नमक कानून के विरोध में प्रदर्शन किए और राजनीतिक चेतना का प्रसार किया था। सैल बाबा राय, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड के किस जननायक ने उलगुलान के दौरान सिंहभूम व रांची में नारा दिया था, अबुआ राज एटेजना महाराजनी राज कुंडू? ठीक है, अबुआ राज एटेजना महाराजनी राज टुंडू। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बिरसा मुंडा। महान मुंडा उलगुलान जो कि 1895 से 1900 में चला के प्रणेता भगवान बिरसा मुंडा ने ब्रिटिश हुकूमत और जमींदारों के खिलाफ यह ऐतिहासिक नारा मुंडारी भाषा में दिया था, अबुआ राज एटेजना महारानी राज टुंडू, जिसका अर्थ है कि हमारा राज मुंडा राज शुरू हो गया है और महारानी यानी कि विक्टोरिया का राज समाप्त हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्यूल या किजुल नदी जो आगे चलकर बिहार की प्रमुख नदियों में मिलती है, झारखंड के किस जिले के जंगली पठार से निकलती है? तो इसका सही आंसर है गिरिडीह।
किऊल नदी का उद्गम स्थल झारखंड के गिरिडीह जिले के तीसरी प्रखंड के अंतर्गत सतपहाड़ी या जंगली पठारी भाग से होता है। यहाँ से उत्तर की ओर बहती हुई यह नदी बिहार की जमुई और लखीसराय जिलों से गुजरकर अंततः गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। झारखंड सरकारी स्कूल और क्लब टीम ने राष्ट्रीय खेल आयोजन के तौर पर कुल कितनी बार प्रसिद्ध सुब्रतो मुखर्जी कप फुटबॉल टूर्नामेंट की राष्ट्रीय चैंपियनशिप पर कब्जा जमाया? तो इसका आंसर होगा 4। यह पूर्व परीक्षा के सांख्यिकीय आंकड़ों पर आधारित प्रश्न है, उस समय इसी टाइप का चल रहा होगा। नई दिल्ली में आयोजित होने वाले देश के प्रतिष्ठित स्कूल फुटबॉल टूर्नामेंट सुब्रतो कप के विभिन्न आयु वर्ग में झारखंड के आवासीय खेल विद्यालयों और क्लब की टीमों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 या उससे अधिक बार राष्ट्रीय स्तर पर खिताबों पर कब्जा जमाया था। देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन कभी पूछे तो ये जरूर देख लेना चाहिए हम लोग को कि जो करंट अफेयर्स में रहता है वो क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और खेल खिलाड़ी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कोई टूर्नामेंट से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो अगर ये क्वेश्चन पहले का भी है तो चलिए कोई बात नहीं, आंसर हम यहाँ नहीं रटेंगे, लेकिन ये तो देखेंगे कि क्वेश्चन किस टाइप से पूछता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इनमें से कौन सी अत्यंत महत्वपूर्ण पठारी नदी छोटानागपुर के लातेहार टोरी क्षेत्र से निकलती है, जिसे बंगाल का सूख भी कहा जाता था? ठीक है, तो ये तो हम लोग को याद है, ऑप्शन ए दामोदर हो जाएगा। दामोदर नदी झारखंड के लातेहार जिले के चूल्हा पानी टोरी क्षेत्र से निकलती है। पूर्व काल में मानसून के दौरान दामोदर नदी पश्चिम बंगाल के मैदानी इलाकों में भीषण बाढ़ लाती थी, जिसके कारण इसे बंगाल का शोक, सोरो ऑफ बंगाल कहा जाता था। वर्ष 1948 में इस पर दामोदर घाटी परियोजना बनाकर बाढ़ पर नियंत्रण पाया गया और अब ये केवल और केवल फायदा देती है कि नहीं? अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार वर्तमान में कुल मान्यता प्राप्त आधिकारिक भाषाओं की संख्या कितनी है? तो ये 22 है। ठीक है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मूल रूप से 14 भाषाएं थीं। समय समय पर हुए संशोधनों जैसे कि 92वां संविधान संशोधन 2003, जिसके तहत झारखंड की संथाली भाषा भी जोड़ी गई, के बाद वर्तमान में कुल मान्यता प्राप्त आधिकारिक भाषाओं की संख्या कितनी हो चुकी है? 22 हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड की सुप्रसिद्ध संथाली स्कूल शिक्षिका जोबा मुर्मू को उनकी किस प्रसिद्ध कहानी संकलन पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2017 मिला था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ओलोन बाहा। जमशेदपुर की संथाली लेखिका व शिक्षिका जोबा मुर्मू को उनके द्वारा संथाली भाषा में रचित उत्कृष्ट बाल कहानी संग्रह ओलोन बाहा के लिए साहित्य अकादमी द्वारा वर्ष 2017 के प्रतिष्ठित बाल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे 83 नंबर। अपनी निडर जन समस्या रिपोर्टिंग और बहुराष्ट्रीय स्टील कंपनियों के भूमि अधिग्रहण का विरोध कर स्थानीय आदिवासियों को बचाने के कारण किन्हें झारखंड की आयरन लेडी माना जाता है? ठीक है, याद इनका नाम जरूर रखिएगा, दयामनी बारला। ठीक है, प्रसिद्ध आदिवासी अधिकार कार्यकर्ता और स्वतंत्र पत्रकार दयामनी बारला को आयरन लेडी ऑफ झारखंड के नाम से जाना जाता है। उन्होंने तोरपा कमदारा क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय स्टील कंपनी मित्तल समूह के मेगा स्टील प्लांट के खिलाफ आदिवासियों के जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए सफल आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो जब भी कभी पूछे आयरन लेडी किसी को कहते हैं? दयामनी बारला को कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे 84 नंबर क्वेश्चन। कोल विद्रोह व आदिवासी अधिकारों के उस प्रणेता व जननायक का नाम बताइए जिन्होंने झारखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध शस्त्र उठाकर सैन्य कमिश्नर कैप्टन थॉमस फॉरेस्टर को घायल करने का गौरव पाया था। तो इसका सही आंसर है तिलका मांझी। विकल्पों के अनुसार दिए गए ऐतिहासिक संदर्भ में बाबा तिलका मांझी प्रथम क्रांतिकारी जननायक थे जिन्होंने 1784 में भागलपुर राजमहल क्षेत्र में क्लीवलैंड और कैप्टन थॉमस फॉरेस्टर जैसे ब्रिटिश सैन्य टुकड़ियों के विरुद्ध छापामार युद्ध छेड़ा था और अपने जहरीले तीरों से ब्रिटिश अधिकारियों को लहूलुहान कर ढेर कर दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, ऐतिहासिक किंवदंतियों के अनुसार किस सदी में ओडिशा के प्रतापी राजा जय सिंह देव ने स्वयं को संपूर्ण झारखंड खंड का अधिपति व शासक घोषित कर अधिकार जमाया था? तो इसका सही आंसर है 13वीं। ठीक है, 13वीं शताब्दी 1211 ईस्वी के आसपास में ओडिशा के गंग वंश के प्रतापी राजा जय सिंह देव के एक ताम्रपत्र शिलालेख में पहली बार झारखंड शब्द का लिखित पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है, जिन्होंने स्वयं को इस पूरे वन प्रदेश का शासक घोषित किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड के प्रमुख उल्लासपूर्ण कर्मा त्यौहार के दिन व्रत रखने वाले श्रद्धालु लगभग कितने समय
का कड़ा निर्जला उपवास रखते हैं? तो इसका सही आंसर है 24 घंटे का। ठीक है। भादो महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाने वाला कर्मा झारखंड का एक अत्यंत पावन भाई बहन के प्रेम और प्रकृति का त्यौहार है। इस दिन व्रत रखने वाली कर्मैती यानी कि व्रती बहनें करम डाल की पूजा संपन्न होने तक लगभग 24 घंटे का अत्यंत कड़ा निर्जला उपवास रखती हैं। फिर जब पूजा होता है तब पानी वानी पिया जाता है, तो लगभग एक तरह से सोचे तो 24 घंटा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी प्रमुख T20 विश्व कप 2007, एक दिवसीय विश्व कप 2011 और चैंपियंस ट्रॉफी 2013 आईसीसी ट्रॉफियां अर्जित करने वाले भारतीय क्रिकेट के सर्वश्रेष्ठ कप्तान MS धोनी झारखंड के किस मुख्य शहर के मूल निवासी हैं? बहुत सारा इनके बारे में जानकारी दिया गया और क्वेश्चन बहुत सिंपल पूछा गया है ना। कहाँ रहते हैं ये? रांची में रहते हैं। विश्व क्रिकेट के सबसे सफल कप्तानों और विकेट कीपरों में शुमार महेंद्र सिंह धोनी माही का जन्म, परवरिश और पैतृक आवास झारखंड की राजधानी रांची में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भौगोलिक संरचना के दृष्टिकोण से झारखंड राज्य का सबसे प्रमुख और अद्वितीय प्राकृतिक पठारी भूभाग क्षेत्र कौन सा है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, छोटा नागपुर। झारखंड का लगभग 90% से अधिक भूभाग छोटा नागपुर पठार के अंतर्गत आता है। यह प्रायद्वीपीय भारत के पठार का पूर्वी हिस्सा है। इसे विभिन्न प्रकार के प्रचुर खनिजों की उपस्थिति के कारण भारत का रूर प्रदेश भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड की प्रसिद्ध संथाली भाषा की ओलचिकी लिपि के बारे में कौन सा कथन सर्वथा असत्य है, मतलब गलत है ना? पहला ऑप्शन पढ़िए, यह रघुनाथ मुर्मू द्वारा विकसित किया गया था, तो ये तो सही है, उन्हीं के द्वारा किया गया था। अगला है कि यह अंगिका भाषा और साहित्य की एक आधिकारिक लिपि है, ये गलत है। यह स्क्रिप्ट सामान्यतः संथाली हेतु बाएं से दाएं लिखी जाती है, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसका आंसर तुम लोग को पता चल गया। ऑप्शन बी सही ही हो जाएगा, मतलब गलत हो जाएगा। यह अंगिका भाषा और साहित्य की एक आधिकारिक लिपि है, ये गलत बात है। ओलचिकी लिपि विशेष रूप से केवल संथाली भाषा की आधिकारिक लिपि है, जिसे वर्ष 1925 में पंडित रघुनाथ मुर्मू द्वारा विकसित किया गया था। इसका अंगिका भाषा से कोई संबंध नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, झारखंड की प्रथम राजभाषा हिंदी है, जबकि झारखंड की दूसरी महत्वपूर्ण आधिकारिक भाषा निम्न में से कौन है? तो देखिए उर्दू भी है और भी बहुत भाषा है ना। आप हमको कमेंट करके बताएंगे कि पहला भाषा के बाद 16 दूसरा भाषा है, तो 16 का नाम पूरा आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहीं पे है अगला। झारखंड राजभाषा अधिनियम के अनुसार राज्य की प्रथम आधिकारिक भाषा हिंदी है, वहीं राज्य सरकार द्वारा उर्दू को द्वितीय आधिकारिक राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई है। इसके अतिरिक्त संथाली, बंगला, उड़िया, कुडुख, मुंडारी आदि को भी द्वितीय भाषा का दर्जा दिया गया है। 16 भाषाएं हैं हम लोग की दूसरी भाषा, सब के बारे में आप कमेंट में लिखेंगे, ठीक है। चलिए, उस परिघटना का वैज्ञानिक नाम क्या है जिसने, तो 91 नंबर क्वेश्चन पढ़ रहे थे। उस परिघटना का वैज्ञानिक नाम क्या है जिसने आपके बाथरूम के समतल दर्पण में आपके चेहरे का हूबहू पार्श्व रूप बदला हुआ प्रतिबिंब दिखाया? तो उसका सही आंसर खोजा जाए, तो सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, परावर्तक परावर्तन, नियमित परावर्तन। समझिए इसको, समतल दर्पण पर जब प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो उनका एक समान और नियमित परावर्तन होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन। इसी परावर्तन के कारण दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, जिसमें पार्श्व उत्क्रमण के कारण दायां भाग बायां और बायां भाग दायां दिखाई देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साफ दोपहर में खुले आकाश का रंग नीला दिखाई देने का भौतिक वैज्ञानिक कारण क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। प्रकाश का प्रकीर्णन हो गया। रैले के प्रकीर्णन नियम के अनुसार सूर्य का प्रकाश जब वायुमंडल के सूक्ष्म कणों से टकराता है तो कम तरंग दैर्घ्य वाले नीले और बैंगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन यानी कि बिखराव सबसे अधिक होता है। हमारी आंखें नीले रंग के प्रति अधिक सुग्राही होने के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न सूक्ष्म जीवों व कवकों में से किसे मुख्यतः कली या वर्धन, मुकुलन, बडिंग, अलैंगिक जनन विधि के माध्यम से उत्पादित किया जाता है? आप लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन पढ़े होंगे बायोलॉजी में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में कह रहा है कि मुकुलन या बडिंग कहिए
के माध्यम से उत्पादित किया जाता है किसमें? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ईस्ट। ठीक है, ईस्ट जो है एक कोश के कवक में अलैंगिक जनन, मुकुलन या बडिंग विधि द्वारा होता है, जिसमें जनक कोशिका मतलब जो मूल कोशिका है के शरीर पर एक छोटा सा उभार या कली या मुकुल निकलता है जो बाद में अलग होकर नया जीव बनता है। जबकि अमीबा में द्विखंडन होता है और प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन होता है। द्विखंडन को बाइनरी फिजन कहते हैं और अमीबा में बाइनरी फिजन होता है। प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन मतलब कि मल्टी फ्यूजन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नियम के अनुसार जब किसी अनावेशित विद्युत तटस्थ धातु की वस्तु में कुछ अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन्स जोड़े जाते हैं तो वह वस्तु, ऑप्शन बी सही है, नकारात्मक रूप से आवेशित हो जाती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक विद्युत आवेश कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻19 कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है ना, इसी तरह लिखेंगे, जब किसी उदासीन वस्तु में अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन बाहर से प्रवेश करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों से अधिक हो जाती है, जिससे वस्तु ऋण आवेशित या नकारात्मक रूप से आवेशित हो जाती है। हम लोग केमिस्ट्री में पढ़े हैं इसको। अगला क्वेश्चन है 95 नंबर, प्रेसबायोपिया या हम लोग इसको जरा दृष्टि दोष जिसको कहते हैं, नेत्र का एक अपवर्तक आयु संबंधी दृष्टि दोष है। हम लोग जनरली पढ़ते हैं कि उम्र के आगे बढ़ने या ज़्यादा उम्र होने वाले को जरा दृष्टि दोष हो जाता है। यह मुख्य रूप से किस शारीरिक जैविक बदलाव के कारण शुरू होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सीलियरी मांसपेशियों के धीरे धीरे कमजोर होने और नेत्र लेंस के कम होते लचीलेपन दोनों के कारण। ठीक है, दोनों रीज़न है। देखिए, वृद्धावस्था में आँखों की सीलियरी मांसपेशियाँ जो हैं यानी कि सीलियरी मसल्स जो हैं कमज़ोर हो जाती हैं, जिससे आँखों के लेंस का लचीलापन कम हो जाता है। इसके कारण आँख की समंजन क्षमता, पावर ऑफ एकोमोडेशन घट जाती है और व्यक्ति के को पास तथा दूर दोनों की वस्तुएं धुंधली दिखती हैं। उसे ठीक करने के लिए द्विफोक्सी लेंस या उसको हम लोग बाईफोकल लेंस कहते हैं, उसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव पाचन तंत्र के निचले हिस्से में मौजूद कृमि रूप परिसेसिका या वर्मीफार्म अपेंडिक्स एक प्रकार है, किसका प्रकार है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है, ऑसेसी अंग, जिसको बोलते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन। सुनिए, पहले इसका यूज़ था लेकिन अब हम लोग के शरीर में इसका कोई खास यूज़ नहीं है, इसलिए आप जनरली सुनते होंगे कि अगर किसी को अपेंडिक्स होता है तो डॉक्टर उसका अपेंडिक्स डायरेक्ट निकाल देता है, टेंशन नहीं लेता, क्योंकि इस अंग का हम लोग को अब कोई काम जीवन में शरीर में रह नहीं गया है। मानव शरीर में वर्मीफार्म अपेंडिक्स बड़ी आंत के सीकम से जुड़ी एक छोटी नली जैसी संरचना है। यह हमारे शाकाहारी पूर्वजों में सेलुलोज, आप जानते हैं सेलुलोज हम लोग नहीं पचा पाते, जानवर पचा पाता है, तो सेलुलोज के पाचन के लिए सक्रिय था, परंतु आधुनिक मानव शरीर में इसका कोई सक्रिय पाचन कार्य नहीं बचा है, इसलिए यह एक अवशोषी अंग है। जो लोग तर्क देते हैं ना कि हम लोग का पूर्वज जो था वो शाकाहारी था, तो यही तर्क देते हैं कि फिर हम लोग को ये ऑर्गन है ना हम लोग के अंदर, है ना, अपेंडिक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वसन क्रिया व वक्ष गुहा को सहारा देने वाले डायफ्राम पेशी पट्ट के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, डायफ्राम सामान्य विश्राम समापन स्थिति में ऊपर की ओर गुंबदाकार होता है। देखिए, डायफ्राम छाती और पेट की गुहा को अलग करने वाली एक पेशी संरचना है। जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं, मतलब जब आप सांस को एक्सहेल करते हैं, तो जब विश्राम की स्थिति तो डायफ्राम शिथिल होकर अपनी स्वाभाविक स्थिति में ऊपर की ओर गुंबदाकार हो जाता है। सांस खींचते वक्त यह संकुचित होकर चपटा या फ्लैट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों की कोशिकाओं के भीतर श्वसन क्रिया पूर्ण रूप से पायरुवेट अणु को कार्बन डाइऑक्साइड, जल और प्रचुर ऊर्जा में विखंडित करने वाली कोशिकांग भट्टी कौन सी है? तो माइटोकॉन्ड्रिया है ना। वायवीय श्वसन मतलब कि एरोबिक रेस्पिरेशन के द्वितीय चरण में कोशिका द्रव्य में बने पायरुवेट के अणु माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर प्रवेश करते हैं। यह क्रेब्स चक्र, क्रेब्स साइकिल जो हम लोग पढ़ते हैं, जो बच्चे लोगों को बहुत हार्ड लगता है, क्रेब्स साइकिल के माध्यम से ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसका पूर्ण ऑक्सीकरण होता है और भारी मात्रा में एटीपी के रूप में ऊर्जा CO2 तथा जल मुक्त होते हैं। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर या पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है 99 नंबर क्वेश्चन, समस्त आधुनिक आवर्त सारणी में अधातु तत्वों में से किस तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता एफिनिटी सर्वाधिक ऋणात्मक व सर्वोच्च होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, क्लोरीन। ठीक है, ऑप्शन बी लगाइए।
संपूर्ण आवर्त सारणी में क्लोरीन परमाणु की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे उच्च और ऋणात्मक होती है। यद्यपि फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक है, लेकिन फ्लोरीन के छोटे आकार और इलेक्ट्रॉनों के आपसी प्रतिकर्षण के कारण क्लोरीन एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन को अपने कोष में जोड़ने पर सर्वाधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त करता है। 100 नंबर क्वेश्चन देखिए। भौतिक घनत्व के आधार पर निम्न बहुमूल्य व उपयोगी पदार्थों का अवरोही क्रम में निम्न में से कौन सा वैज्ञानिक रूप से सत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, सोना, फिर पारा, फिर इस्पात। ठीक है। पदार्थों का भौतिक घनत्व का वैज्ञानिक मान इस प्रकार है। सोने का घनत्व लगभग 19.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। तरल धातु पारे का घनत्व 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है और इस्पात का घनत्व 7.8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। अतः इनका सही अवरोही क्रम मतलब कि घटता हुआ क्रम सोना है, पारा है, इस्पात है। मतलब सबसे ज़्यादा सोना का है, फिर उसके बाद पारा का है, फिर इस्पात का है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्यावसायिक फेफड़ों के घातक रोग फुफ्फुस धूलिमयता। ठीक है, क्या उसको बोलेंगे? फुफ्फुस धूलिमयता। इंग्लिश में बोलो तो न्यूमोकोनियोसिस से वे श्रमिक ग्रसित व पीड़ित होते हैं, जो मुख्यतः कहाँ कार्य करते हैं? तो वो कार्य करते हैं कोयला खनन क्षेत्र में। ठीक है, कोयल माइनिंग एरिया में जो काम करते हैं उनको यही रोग होता है। ठीक है। कोयला खदानों में काम करने वाले श्रमिक लगातार कोयले की महीन धूल जो कोल डस्ट होता है सांस के जरिए फेफड़ों में खींचते हैं। लंबे समय तक फेफड़ों में इस धूल के जमा होने से कोल वर्कर्स न्यूमोकोनियोसिस नामक लाइलाज बीमारी किससे ग्रसित हो जाते हैं, जिसे स्थानीय भाषा में ब्लैक लंग डिजीज भी कहते हैं। ठीक है, ये तो आम है हम लोग के साइड में, आम ही हो जाता है, जनरली हो जाता है। जब हम पढ़ाते थे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के पापा को ये बीमारी हो जाता, तो बहुत कम ही उम्र में सब निकल जाते थे, मतलब चले जाते थे। चलिए छोड़िए। तुलनात्मक रूप से सूखे व पूर्णतः शुष्क मानव शरीर के आंतरिक कुल विद्युत प्रतिरोध के परिमाण की सामान्य कोटि कितनी होती है? तो देखिए इसमें 10⁴ ओम भी हो सकता है, 10⁶ ओम भी। ठीक है, कैसे वो उसको समझाया गया है एक बार सुन लीजिए। मानव शरीर का विद्युत प्रतिरोध त्वचा की नमी पर निर्भर करता है, इसीलिए अलग अलग है। 10⁴ ओम भी हो सकता है, 10⁶ ओम भी हो सकता है। जब मानव शरीर की त्वचा पूर्णतः सूखी और शुष्क होती है तो उसका विद्युत प्रतिरोध बहुत उच्च होता है, जिसकी सामान्य कोटि लगभग 10⁴ होगा। 10⁴ से लेकर 10⁵ तक भी हो सकता है। ठीक है, और कभी कभी 10⁶ भी पहुंच सकता है। सामान्य मानक परीक्षाओं में 10⁴ से 10⁵ को आंसर माना गया है, उपयुक्त माना जाता है। गीली त्वचा पर यह घटकर 10⁻³ भी रह जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब हमारे तंत्रिका तंत्र कोशिकाओं में सूक्ष्म आयन वैद्युत तरंगें गतिशील होती हैं तो शरीर के भीतर सूक्ष्म स्तर पर चुंबकीय क्षेत्र जन्म लेता है। यह चुंबकीय क्षेत्र अंगों के आंतरिक प्रतिरूप बनाने का आधार बनता है। इस नैदानिक तकनीक का पूरा नाम क्या है? तो MRI है ना, इसका तो सही आंसर MRI होना चाहिए, सी। हाँ, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ठीक है, मानव शरीर के भीतर तंत्रिका कोशिकाओं में आयनों के प्रवाह मतलब बहना, आयनों के प्रवाह से उत्पन्न होने वाले अत्यंत क्षीण चुंबकीय क्षेत्रों और बाह्य शक्तिशाली चुंबकों व रेडियो तरंगों के अन्योन्य क्रिया के सिद्धांत पर MRI तकनीक काम करती है। इसका पूर्ण रूप मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग है, जिसके माध्यम से शरीर के कोमल ऊतकों और आंतरिक अंगों के अत्यंत स्पष्ट त्रिमीय मतलब कि 3D है ना, 3D चित्र प्राप्त किया जाता है। चलिए नेक्स्ट चलेंगे। जब गहरे नीले रंग के कॉपर सल्फेट CuSO4 के जल विलयन में लोहे की कील यानी कि Fe डुबोई जाती है तो कुछ समय पश्चात विलयन का रंग हल्का हरा हो जाता है। इसका रासायनिक कारण बताइए। तो देखिए ऑप्शन बी सही है, आयरन सल्फेट का नवनिर्माण FeSO4 बनता है। यह रासायनिक अभिक्रिया एक विस्थापन अभिक्रिया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का सटीक उदाहरण है। धातुओं की सक्रियता श्रेणी में लोहा कॉपर से अधिक क्रियाशील होता है। लोहा क्या है? कॉपर से जल्दी अभिक्रिया कर सकता है, क्रिया जल्दी कर सकता है। जब लोहे की कील कॉपर सल्फेट के नीले विलयन में डाली जाती है तो लोहा कॉपर को विस्थापित कर खुद आयरन सल्फेट बना लेता है, जिसका रंग हल्का हरा होता है और तांबा कील पर जमा हो जाता है। चलिए
अगला है 105 नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है कि एक्स, मतलब इसको पता नहीं, आप बताइए। एक्स रासायनिक पदार्थ पीले रंग का एक ठोस महीन चूर्ण है। वायु में खुला छोड़ने पर अत्यंत तीक्ष्ण क्लोरीन की गंध आती है। इसका उपयोग दूषित जल के कीटाणु शोधन हेतु होता है। इसे बुझे चूने पर शुष्क क्लोरीन प्रवाहित कर बनाया जाता है। एक्स क्या है? अब तो याद आ गया होगा ना, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, CaOCl2। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को सामान्य भाषा में विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर कहा जाता है। जब शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है तो ब्लीचिंग पाउडर बनता है। हवा में रखने पर यह कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया कर तीक्ष्ण क्लोरीन गैस मुक्त करता है। इसका मुख्य उपयोग जल को कीटाणु मुक्त करने में होता है ना। पानी में डाल देने से 2-3 दिन तक पानी का टेस्ट भी खराब हो जाता है। संसार में प्रथम व्यवहारिक रूप से सक्रिय लेजर किरण पुंज तंत्र का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, थियोडोर एच मैमन, है ना। याद रखना है, लेजर का आविष्कार करने का श्रेय देंगे किसको? थियोडोर एच मैमन। थियोडोर एच मैमन 16 मई 1960 को अमेरिकी भौतिक विज्ञानी थियोडोर एच मैमन ने ह्यूजेस रिसर्च लेबोरेटरीज में कृत्रिम रूबी क्रिस्टल का उपयोग करके दुनिया के पहले व्यवहारिक और कार्यशील लेजर, इसका फुल फॉर्म बताया है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया। तो 106 क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व किए हैं इसमें, है ना। आप इसी तरह से क्वेश्चन सॉल्व करते जाइए और उसका व्याख्या पर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि व्याख्या से भी क्वेश्चन तो पूछेगा ना। अगर देखिए टॉपिक वही होता है, लेकिन क्वेश्चन में जब आप व्याख्या पढ़ते हैं तो उस पूरे टॉपिक को ही लगभग आप एक बार में समझ लेते हैं। तो पहले क्या करना है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस भी एक साइड से करते जाइए और टॉपिक वाइज भी पढ़ते जाइए। ज़्यादा समय तो बचा नहीं है अपने पास, ठीक है। 38-40 दिन है, तो चलिए 1 महीना मान के चलते हैं कि 1 महीना है, तो 1 महीना में इसको कवर करना है। रोज़ एक सेट प्रैक्टिस कर लीजिए और बाकी जो आप टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं वो काम भी करते जाना है, ठीक है। तो इसको यहीं समाप्त करते हैं। आपको अगर अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।